हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान की कला व संस्कृति। और राजस्थान की कला व संस्कृति में हम राजस्थान के दुर्गों को पढ़ रहे थे। तो राजस्थान के दुर्गों में हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक अन्य दुर्ग की। हमने अंतिम क्लास में पढ़ा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, और आज हम जो हैं दो चार दुर्ग जो आपके बचे हुए हैं, इसी के साथ हमारा जो ये प्रकरण है संपन्न हो जाएगा। तो आज आप हेडिंग डालिएगा दोस्तों, विजिबल होगा अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग। और इस अजय मेरू दुर्ग को जो है आपके तारागढ़ भी कहा जाता है। तारागढ़ मैंने एक बताया आपको बूंदी में भी है, जिसकी आकृति तारे के समान है। समझ में ही दोस्तों, वहाँ पर कुछ जो है आपकी तारागढ़ में तोपें हैं, गर्भगंजन वगैरह, यानी उसकी बात अपन बाद में करेंगे। और अभी जो तारागढ़ है अजमेर वाला देख रहे हैं। तो एक तो आपको बता दूं कि ये जो अजमेर का दुर्ग है, इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 870 मीटर के आसपास मानी जाती हैं। कितनी मानी जाती हैं? 870 मीटर के आसपास मानी जाती हैं। इसी तरह से मैं बात करूं श्रेणी की, तो ये गिरी दुर्ग हैं। श्रेणी क्या लिखोगे इसकी? गिरी दुर्ग है, और बीठड़ी नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? बीठली नामक पहाड़ी पर, इसीलिए इसको गढ़बीठली कह दिया जाता है। वास्तव में एक किंवदंती और जुड़ी हुई है कि विठलदास चंपावत, जो कि सांझा के आगे रहते थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया, विठलदास चंपावत ने। तो इसको गढ़बीठली कहने लगे, लेकिन बीठली पहाड़ी पर निर्मित होने की वजह से इसे बीठली दुर्ग के नाम से, गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। तो मैं भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो निर्माण है उसकी बात अपन थोड़ी कर लेते हैं। तो निर्माण जो इसका करवाया दोस्तों, अजमेर के एक शासक हुए, जो कि सबसे पहले शासक भी माने जाते हैं। अजमेर के शासक हुए थे चौहान वंश के, जिनका नाम मिलता है अजय राज। समझ में? अजय राज के द्वारा जो है ये निर्मित है। लगभग जो तिथि आपको मिलती हैं वो 1113 ईस्वी में बनना इसका पाया जाता है। नेक्स्ट हम इसी के बारे में कहते हैं कि इसे गढ़बीठली भी कहा जाता है। और इस दुर्ग के बारे में जो प्रश्न आज तक पूछा गया, एक तो अजमेरू दुर्ग को सुमेलित करवा लिया जाता है दुर्गों के नाम दे करके, कि कौन सा तारागढ़ अजमेर में है और कौन सा तारागढ़ बूंदी में है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इस अजमेर के तारागढ़ को कहा जाता है। कि इस दुर्ग को एक इतिहासकार हुए हैं बिशप हैबर करके, बिशप हैबर एक इतिहासकार हुए, उन्होंने इसे क्या कह दिया? राजस्थान का जिब्राल्टर की संज्ञा दी। कौन से दुर्ग को? अजमेर दुर्ग को। समझ में आई दोस्तों? तो यानी जिब्राल्टर जो है स्पेन की एक कॉलोनी है, उससे इसकी तुलना की है। किसने? बिशप हैबर ने। और एक मैंने बात आप तक पहले ही प्रेषित कर दी थी कि इस दुर्ग पर जो है सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण। और विदेशी आक्रमण मैंने आपको बताया था कि बटनेर दुर्ग पर हुए हैं। स्थानीय आक्रमण हुए कौन से दुर्ग पर? अजमेर तारागढ़ दुर्ग, जो कि अजमेर का दुर्ग भी कहलाता है। और एक और इससे बात जुड़ी हुई है कि जब उत्तराधिकार का मुगलों का युद्ध चल रहा था, सांझा के 3-4 पुत्र थे, दारा शिकोह, मुराद, औरंगजेब और शाह शुजा। और इनके मध्य जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो उत्तराधिकार युद्ध के दौरान जो सबसे प्यारा बेटा था सांझा का, दारा शिकोह करके नाम मिलता है, दारा शिकोह। ये दारा शिकोह जो है, दारा शिकोह ने यहाँ शरण ले ली थी, यहाँ शरण ली थी। कौन से दुर्ग में? अजय मेरू दुर्ग में।
समझ में आई दोस्तों? तो मैं भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ आ रहा है, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा प्रिय विद्यार्थियों कि कैसा लग रहा है पढ़ करके। तो कुछ बातें हैं वो यहाँ लिख लीजिए दुर्ग में स्थित, कि दुर्ग में कौन कौन सी चीज़ें हैं उनकी बात अपन कर लेते हैं। तो देखिएगा इस तरह से यूं आपका तारागढ़ है, एक तलहटी पे बसा हुआ ये दुर्ग है। और इसकी बात करते हैं तो यहाँ एक मज़ार बनी हुई है, इस तरह से एक क्या बनी हुई है, मज़ार बनी हुई है, या इसको दरगाह कह देते हैं। समझ में आई? तो ये जो दरगाह है मीरान शाह की दरगाह है, मीरान शाह की दरगाह। किसकी दरगाह है दोस्तों? मीरान शाह की दरगाह है। और सैयद हुसैन किंग सवार जो कि गोरी की सेना में थे, और इन्हें मीरान साहब नाम दिया गया था। और मीरान शाह की ये जो है दरगाह है यहाँ पर अजमेर दुर्ग में। और इसी तरह से एक और मज़ार यहाँ पर बनी हुई हैं, ये जो मज़ार बनी हुई हैं ये वाली, तो ये जो मज़ार हैं घोड़े की मज़ार कहते हैं इसे। तो घोड़े की विश्व की एकमात्र मज़ार माना जाता है। समझ में आई? तो ये भी आपकी अजमेर दुर्ग में है। और बीचों बीच यहाँ एक महल इसके अंदर बना हुआ है दोस्तों, यूं करके। ये जो महल है आपका, ये महल है रूठी रानी का। किसका महल है? रूठी रानी का महल बना हुआ है इस तारागढ़ में। और ये जो रूठी रानी है इसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी थी कि ये महल जब मैं पढ़ा रहा था कि ये राव जो लूणकरण हैं उनकी बेटी थी, जैसलमेर वालों की, और मालदेव की पत्नी थी, और किसी वजह से इनमें अनबन हो गई थी, और बाद में ये रूठ करके आजीवन तारागढ़ दुर्ग में रही थी। तो ये आपको मैंने बता दिया था। और कोई विशेष बात इसके संदर्भ में है नहीं, आप तक मैंने जितनी बातें थी वो प्रेषित कर दी हैं, आपके लिए काफ़ी हैं। इतना ही आप तारागढ़ को थोड़ा ध्यान दीजिए, जिसमें से प्रश्न लगभग आ जाएगा अगर यहाँ से आता है तो। नेक्स्ट अपन आगामी और दुर्ग की बात करते हैं। तो एक मैंने आपको बताया था मैगज़ीन दुर्ग। कौन सा? मैगज़ीन दुर्ग करके हमें अजमेर में एक दुर्ग और मिलता है। और ये जो आपका मैगज़ीन का किला है ये अजमेर में है। कौन से ज़िले में है दोस्तों? अजमेर में है। और इस दुर्ग को अपन रखते हैं श्रेणी में, तो ये गिरी दुर्ग है। कैसा दुर्ग है दोस्तों? गिरी दुर्ग है, गिरी श्रेणी में आता है। और अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अकबर ने एक विजय की थी, गुजरात विजय, उसके उपलक्ष्य में लगभग 1570 में इसका निर्माण होना पाया गया, और अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। तो निर्माण किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इसका करवाया गया था। समझ में आई? और मैंने ये भी बताया था कि पूर्णतः जो है मुग़ल स्थापत्य कला पर आधारित ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। तो आप यहाँ लिख लीजिए मुग़ल शैली में, मुग़ल शैली में पूर्णतः निर्मित, मुग़ल शैली में पूर्णतः निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। ये एकमात्र दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? मैगज़ीन दुर्ग की हमने बात की है। समझ में आई? और अंग्रेज़ों ने इसमें अपना शस्त्रागार रखा था। अंग्रेज़ों ने जो 1857 की क्रांति थी उस दौरान, यानी 1801 में ही वैसे यहाँ पर अंग्रेज़ों ने शस्त्र रखना प्रारंभ कर दिया था। तो अंग्रेज़ों ने इसे अपना क्या बनाया था? शस्त्रागार बनाया। और इसी शस्त्रागार की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था? मैगज़ीन दुर्ग। पहले इसको अकबर का किला कह दिया जाता था। समझ में आई दोस्तों? और एक और इससे जुड़ी हुई ऐतिहासिक बहुत ही अच्छी बात आप तक प्रेषित मैं करने जा रहा हूँ, उसको देखिएगा इत्मीनान से, कि 1615 या 16 की जो घटना है कि मुग़ल बादशाह उस समय जहांगीर थे। कौन थे? मुग़ल बादशाह जहांगीर थे। और जहांगीर से एक अंग्रेज़ जो व्यापारी हैं सर टॉमस रॉ करके,
सर टॉमस रो ये मिलने आया था और व्यापार के संबंध में मुलाकात की थी। सर टॉमस रो ने क्या की, मुलाकात की थी इस दुर्ग में। किससे की थी तो पूछा जाए तो जहांगीर से इन्होंने मुलाकात की। व्यापार के संदर्भ में ये सबसे पहले आए थे सर टॉमस रो, और बाद में इन्हें मनसबदार भी बनाया था। जहांगीर काफ़ी खुश हुए थे इनसे। और इसी तरह से एक ऐतिहासिक युद्ध है हमारे राजस्थान में ही हुआ है। एक युद्ध है हल्दी घाटी। कौन सा युद्ध? जो कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून और 1576 को हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह, यानी अकबर के दो सेनापति थे, एक तो आसफ खान और एक मानसिंह। तो दोनों अकबर की ओर से लड़ रहे थे और इधर महाराणा प्रताप और हाकिम खान सूरी लड़ रहे थे। तो इन दोनों के मध्य जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इस हल्दी घाटी युद्ध की योजना जो बनाई गई थी, योजना की बात जब मैं करता हूँ तो ये योजना इसी दुर्ग में तय की गई थी अकबर के द्वारा कि किस प्रकार से पहले प्रशिक्षण देना है मुग़लों की सेना को, क्योंकि उन्हें वो आज तक जो है मैदानों में लड़ते आ रहे थे और उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने का इतना अनुभव नहीं था। तब जो है मानसिंह ने एक गांव जो मुलेला पड़ता है, मुलेला करके एक गांव मिलता है, वहाँ पर उन्होंने अपना शिविर लगाया था 21 दिन का, और 21 दिन तक मुग़लों की सेना को उन्होंने ट्रेनिंग दी थी कि पहाड़ों में किस प्रकार लड़ना है। क्योंकि प्रताप की तो एक छापामार युद्ध पद्धति थी, उसमें वो निपुण थे और भील उनके साथ थे, तो वो माहिर थे। और इसी वजह से हल्दी घाटी के युद्ध में असफल भी रहे थे मुग़ल, क्योंकि उनकी एकमात्र सफलता राम प्रसाद हाथी जो कि महाराणा प्रताप का था, वो अकबर के हाथ लग गया था और बाद में उसका नाम बदल करके अकबर ने पीर प्रसाद रखा था। और 18वें दिन मुग़लों के खेमे में वो हाथी मारा गया था। इतना वफादारी का उसने परिचय दिया था। चेतक की घटना भी आपको याद है और सभी को पता ही है कि चेतक इसमें मारा गया था, एक नाला पार करके। शक्ति सिंह ने बाद में घोड़ा दिया प्रताप को। तो लंबा हो जाएगा, इतिहास में नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मैगजीन दुर्ग की। हमारा प्रकरण यहीं तक संपन्न होता है। तो मैगजीन दुर्ग के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम आगामी बात करते हैं। तो मे भी आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हमारी अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको मील का पत्थर साबित होने वाली है आपकी परीक्षा में। और अतुल्य आरएस आपको पता है कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने में माहिर है, और हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि हम जो हैं आप तक बहुत अच्छे से पूरे सिलेबस को करवा पाएँ। तो एक दुर्ग आपका तारागढ़ है जो पढ़ चुके हैं, और ये दूसरा तारागढ़ दुर्ग है, ये आपका बूंदी ज़िले में अवस्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी में है। और इसकी अगर मैं श्रेणी की बात करूँ तो ये भी जो है गिरी दुर्ग हैं। कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग हैं। समझ में आई दोस्तों? और निर्माण की बात करूँ या इसके निर्माता की बात करता हूँ तो एक व्यक्ति का नाम मिलता है हमें, राव बरसिंह करके, जो कि बूंदी के शासक हुए हैं, राव बरसिंह। और राव बरसिंह द्वारा निर्मित है। लगभग जो तिथि हमें मिलती है 1334 के आसपास इसका निर्माण होना पाया गया है। और नेक्स्ट हम बात करें तो आकृति की बात कर लेता हूँ। आकृति के आधार पर ही इसे तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो आकृति में आप लिखिएगा आकाश में चमकते तारे के समान, तारे के समान दिखाई देता है, इस वजह से ही इसको तारागढ़ कह दिया गया। नेक्स्ट दुर्ग की अपन बात कर ही लेते हैं दोस्तों कि इस तरह से यूं ये बूंदी में निर्मित किला है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है इस दुर्ग का। ये आपका है तारागढ़। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ है और बूंदी में स्थित है। ये बात अपन कर चुके हैं। तो इस दुर्ग में क्या क्या बना हुआ है उसकी बात मैं आप तक प्रेषित कर देता हूँ। एक तो इसमें यूँ एक लंबी बुर्ज बनी हुई है। क्या बनी हुई? एक बुर्ज बनी हुई है पूरी लंबी, और इसे कहते हैं भीम बुर्ज। क्या कहते हैं? भीम बुर्ज के नाम से जानते हैं। समझ में आई दोस्तों बात? और इसी तरह से एक यहाँ पर देखिएगा यूँ एक
तोप रखी गई हैं और इस तोप का जो नाम है आपके वो मिलता है गर्भ गुंजन। कौन सी तोप है? देखिएगा यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, गर्भ गुंजन तोप। ये बूंदी के किले में है दोस्तों, अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो गर्भ गुंजन तोप पूछ ली गई थी एक बार परीक्षा में। तो कौन से दुर्ग में है ये है आपके तारागढ़ दुर्ग में, और तारागढ़ बूंदी है। और यहाँ एक बनी हुई है बावड़ी। क्या बनी हुई है? बावड़ी बनी हुई है, और इस बावड़ी को कहते हैं रानी जी की बावड़ी। क्या कहते हैं? रानी जी की बावड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। समझ में आई दोस्तों? किस नाम से इसको जाना जाता है? रानी जी की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो रानी जी की बावड़ी हैं 1699 की आसपास की बात है कि महाराजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी नाथावती, उसके द्वारा ये निर्मित हैं। यानी नाथावती थी महाराजा अनिरुद्ध सिंह की जो पत्नी थी उसके द्वारा निर्मित है, और ये एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है। इसकी ये प्रसिद्धि है, जो कि विशेष बात है, अपने को याद करनी है। और यहाँ पर एक जो है यूँ महल बना हुआ है, ये देखिएगा, ये बहुत बड़ा महल है एक, जिसमें लगभग 100 कारीगर बैठ सकते हैं एक साथ। तो इसको कह दिया जाता है रंग विलास महल। क्या कह दिया जाता है? रंग विलास महल। और ये जो आपका रंग विलास महल है एक प्रकार की चित्रशाला है। क्या है? चित्रशाला है, जिसमें चित्र बनाए जाते थे। कारीगर यानी जो पेंटर थे, या मैं कहूँ चित्रकार थे, उनके द्वारा चित्र बनाए जाते थे, और महाराजा उमेद सिंह के द्वारा ये निर्मित थी चित्रशाला आपकी। तो इस तरह से हमने बूंदी के किले के बारे में पढ़ा। और फिर जो हैं एक और इसके बारे में कथन है, आपका जो बूंदी का किला है इसके बारे में एक कथन है, और जो कथन है वो किसका है? वो है जी रूडयार्ड किपलिंग करके एक इतिहासकार हुए हैं, जिनकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं, रूडयार्ड किपलिंग। और इन रूडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि यह इतना असाधारण है, यह इतना असाधारण है कि अवश्य ही इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया होगा। ये तो देखो तारागढ़ बूंदी वाले के लिए बोला है। एक इससे मिलता जुलता कथन मैंने आपको बताया था कि परियों, फरिश्तों, भूत प्रेतों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तो वो मेहरानगढ़ के बारे में इन्होंने बोला था। लेकिन ये किसके बारे में है? ये जो तारागढ़ आपका बूंदी वाला किला है। एक और इस किले की घटना बताता हूँ कि महाराणा लाखा मेवाड़ में हुए थे। महाराणा लाखा हंसाबाई से विवाह किया था इन्होंने, आपको पता है। और ये हंसाबाई जो है रणमल की बहन थी। रणमल मारवाड़ का था, ये भी आपको ज्ञात है। तो इस स्टोरी पे ना जाते हुए मैं सीधा बाद में लाखा के हंसाबाई से एक बेटा होता है जिसका नाम मोकल मिलता है। कुंवर चूड़ा भीषम प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन राजपाट का त्याग करता हूँ। ये वो ही लाखा हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो लाखा ने एक बार कसम खा ली कि मैं जब तक ये बूंदी का किला नहीं जीतूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। ऐसी कुछ इन्होंने क्या कर ली कि एक शर्त रख ली कि ये जो किला है बूंदी वाला, इसको मैं जब तक जीतूंगा नहीं तब तक भोजन नहीं करूंगा। तो यहाँ जो शासक था वो काफ़ी तगड़ा था। बरसिंह वगैरह की बात करें तो ये काफ़ी वीर शासक थे, तो लाखा की पार यहाँ पड़ी नहीं। समझ में आई बात? तो मेवाड़ के जो राज दरबारी थे उन्होंने क्या सोचा, एक इस समस्या का हल किया, क्योंकि लाखा तो भूख से मरा जा रहा था। उस समय उन्होंने एक मिट्टी का किला यूं करके इसी तरह से ये जो आपका तारागढ़ है ऐसी ही एक आकृति बनाई इस किले की, और कहा कि आप जो हैं इसको तलवार से तोड़ दीजिए
ताकि आपकी कसम पूरी हो जाएगी और आप भोजन कर लीजिए, वरना स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इस तरह की एक मजाकिया बात भी हमें इसके संदर्भ में मिलती है। तो जैसे ही इलाका इसको तोड़ने को तैयार हुआ तो एक बूंदी का सैनिक भी था इनकी सेना में, जो उसने सामना किया लाखा का और वीरगति को प्राप्त हुआ, तब जाकर के वो टूटा दुर्ग और बाद में जो है ये बात इनकी पूर्ण हुई। तो इस तरह की एक किंवदंती इसके बारे में हमें मिलती हैं। तो ये आपका दुर्ग था। तो लाखा की जो बात है वीर विनोद जो श्यामलदास हैं उसके अनुसार मिलती है हमें। महाराणा यानी जो छेतर सिंह है बूंदी के, उन्होंने छेतर सिंह है उनके द्वारा जो है ऐसा कुछ किया गया था। ऐसा मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है पूरा, लेकिन फिर भी ये घटना इस दुर्ग से संबंधित है, आप तक प्रेषित कर दी गई हैं। और मे बी नो डाउट मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम आगामी दुर्ग की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो आगामी आपका दुर्ग है वो है दोस्तों जूनागढ़। जूनागढ़ दुर्ग। और जो जूनागढ़ दुर्ग है ये बीकानेर में है। कौन से ज़िले में है? बीकानेर में अवस्थित है प्रिय विद्यार्थियों। और श्रेणी की बात करूं जहां तक इस दुर्ग का सवाल है तो ये स्थल दुर्ग है, स्थल पर निर्मित है। समझ में ही दोस्तों। तो चारों ओर इसके खाई भी है, मैंने आपको लिखाया भी था। पारिक श्रेणी का भी है। कौन सी श्रेणी का? पारिक श्रेणी का भी इसे माना जाता है क्योंकि इसे इसके चारों ओर खाई है। और वास्तव में जब बीकानेर बसा था उससे पहले यहाँ मरुस्थल भी था इसके चारों ओर। क्या था? मरुस्थल था, रेत के टीले थे। तो इसे धानवन दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता था। ये तत्कालीन समय की बात थी। आजकल जो है बीकानेर शहर जो है पूरा विकसित हो गया है, तो वहाँ जो है ऐसी धानवन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि शहर के अंदर आ गया आजकल ये। तो जो इसकी आकृति हैं उसकी बात कर लेता हूँ। चतुष्कोणीय इसकी आकृति बताई जाती हैं। कैसी आकृति हैं? चतुष्कोणीय। हालांकि ये पूछी नहीं जाएगी आपसे, समझ में दोस्तों। और आपको बता दूं कि बीकानेर के शासक हुए थे राव बीका, राव जोधा के 5वें पुत्र, जिन्होंने जाकर के बीकानेर को बसाया था। तो इन्होंने एक टेकरी बनवाई थी, जिसे बीका जी की टेकरी कहते हैं। उस टेकरी के ऊपर, यानी छोटा सा एक गड्ढी कह सकते हो इस टेकरी को, तो उसके ऊपर जो है उन्हीं जो भग्नावशेष थे उन पर राजा राय सिंह ने जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाया। तो इसका जो निर्माता माना जाता है वो माना जाता है बीकानेर महाराजा राय सिंह को माना जाता है कि राय सिंह के द्वारा जो है जूनागढ़ दुर्ग को बनवाया गया था। इसी तरह से दुर्ग का जो है आपका सूरज पोल है। एक इस दुर्ग का जो द्वार है सूरज पोल, उसकी बात कर लेता हूँ। एक द्वार है जिसको कहा जाता है सूरज पोल, और उस सूरज पोल जो द्वार है आपका, उस पर राय सिंह प्रशस्ति भी लिखवाई राय सिंह ने। समझ में आई? राय सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है। सूरज पोल नाम का द्वार है इसी दुर्ग में। और फिर जो है उपनामों की बात अपन यहाँ कर लेते हैं। उपनाम की तो एक तो इस जूनागढ़ को राती घाटी कहा जाता है। राती घाटी का किला भी कह दिया जाता था पहले। और फिर जो है इसका एक अन्य नाम है ज़मीन का जेवर कह दिया जाता है इसे। ज़मीन का जेवर किस दुर्ग को? जूनागढ़ दुर्ग को जाना जाता है। और लाल पत्थरों से निर्मित है ये, इसलिए इसको कभी कभी लालगढ़ भी नाम किसी किसी बुक में हमें मिलता है। हालांकि इतना प्रामाणिक नहीं है, लेकिन राती घाटी और ज़मीन का जेवर इसे कहा जाता है निश्चित तौर पे। फिर जो है आपको बात करता हूँ कि दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, यानी इस तरह से ये आपका जूनागढ़ यूँ लगभग बना हुआ है, यूँ इसकी स्थिति है। और यहाँ से इसके अंदर एंटर किया जाता है। बाद में यहाँ पर अंदर और ऊपर वाली मंजिल, फिर जो है ये महल, इस तरह से बने हुए हैं इसके अंदर। तो जैसे ही हम इस मुख्य प्रवेश द्वार पे जाते हैं, तो इस प्रवेश द्वार पर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ दो वीर हैं, जैमल और पत्ता, जो चित्तौड़ में शाका हुआ था।
पत्ता सिसोदिया मैंने आपको बताया था फूल कमर इसकी पत्नी थी जिसने जौहर किया था, पिछली क्लास में प्रेषित किया था। हालांकि पिछली में किया या इससे पहले किया याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन जयमल और पत्ता की जो गजारूढ़ मूर्तियां हैं यहाँ पर बनाई गई हैं, यानी हाथियों पर बैठा हुआ इन्हें दर्शाया गया। आज भी जो मूर्तियाँ यहाँ विद्यमान हैं। और इस दुर्ग पर यूं जो है एक ही ऊपर जब हम जाते हैं तो ये अनूप महल बना हुआ है। कौन सा महल? अनूप महल। ये सोने की नक्काशी के लिए जाना जाता है और महाराजा अनूप सिंह के द्वारा निर्मित है। समझ में आई बात? तो इसी तरह से ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ पर लिफ्ट भी लगी हुई हैं। उसकी बात तो हम क्या करें, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। और इसके अलावा मैं बता दूं कि इस दुर्ग के बारे में कथन है कि दीवारों के कान होते हैं। इस तरह का कथन मिलता है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की दीवारें जो हैं वह बोलती हैं। इस तरह का कथन, जूनागढ़ की दीवारें बोलती हैं, इस तरह का कथन जो है जूनागढ़ के संदर्भ में हमें मिलता है। समझ में आई दोस्तों? अब जो है जूनागढ़ के संदर्भ में मैंने आपको बता दिया। इसी के सामने आपको पता है कि एक तालाब बना हुआ है, एक सड़क है बीच में। थोड़ा सा आगे हम इससे आते हैं तो यहाँ एक तालाब बना हुआ है इस तरह से, ये बहुत सारा पानी का भरा हुआ, जिसे सूर सागर कहते हैं। सूर सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये ज़्यादा याद करने का विषय नहीं था, लेकिन आपको थोड़ा जूनागढ़ के संदर्भ में जो अनूप महल है ये काफ़ी बार पूछ लिया गया है। राय सिंह प्रशस्ति किस दुर्ग में, ये भी पूछ ली गई है, और इसका निर्माता राय सिंह था। ये बातें भी हमसे पूछी गई हैं। इसी तरह से मंदिर आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जो है जिसके जो नींव में घी का प्रयोग किया गया था, इस तरह की बातें जो जूनागढ़ में बना हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर हैरम्ब गणपति हैं। कौन सा मंदिर है? हैरम्ब गणपति का मंदिर भी बना हुआ है, जिस पर भगवान गणेश जो हैं चूहे पर सवार न होकर के किस पर सवार हैं? आरूढ़ हैं, शेर पर बैठे हुए नज़र आते हैं, इसलिए इन्हें हैरम्ब गणपति के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जो है दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग था। मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट जो है हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ यंत्रों की जो कि दुर्गों में काम आते हैं। हालांकि दुर्ग और बहुत सारे हैं, पर आपकी रीट की जो परीक्षा है उसके लिए जो मुख्य मुख्य दुर्ग है मैंने आप तक प्रेषित कर दिए हैं। तो नेक्स्ट हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। कुछ विशेष तथ्य मैं यहाँ पे आपको लिख करके बता देता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात अपन यहाँ कर लेते हैं, फैक्ट्स की। तो एक शब्द आता है रहकला। रहकला क्या होता है, या आपसे पूछ ले रेकला क्या होता है। तो ये रहकला अथवा रेकला जो होता है, यानी वे तोपें, आप इसमें लिखिएगा, वे तोपें जिन्हें हाथी अथवा बैलों से खींचा जाता है, वो क्या कहलाती हैं? रहकला या रेकला के नाम से जानी जाती है। इसी तरह से एक यंत्र होता है जिसे मुदकर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुदकर कह देते हैं, या इसको ढेंकुली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेंकुली, या इसका एक अन्य नाम मिलता है ओरंदा या अरोंदा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो होता है पत्थर फेंकने का यंत्र होता है, पत्थर फेंकने का यंत्र होता है, और दुर्गों में निश्चित तौर से काम आता था पहले। इसे गरगच भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गरगच भी इसे कह दिया जाता है। इसी तरह से एक जो है चमड़े का बना हुआ यंत्र होता है मगरबी, और ये जो है जब लड़ाइयाँ होती थी किलों में तो शत्रुओं पर क्या फेंका जाता था? ज्वलनशील पदार्थ, यानी आग वगैरह, अंगारे वगैरह फेंकने के काम आता था। ज्वलनशील जो पदार्थ माने जाते हैं तो वो फेंकने का यंत्र लिख लीजिए आप। तो ये फेंकने के काम आता था, जिसे मगरबी के नाम से जानते हैं। और एक होता था महरब,
और इसको गाबिच भी कह देते थे महरब को। और ये जब काम आता था दोस्तों, शत्रु द्वारा दुर्गों को घेर लिया जाता था, तो यानी जब कोई दुर्ग है, मान लीजिए इसको घेरना है, तो शत्रु इसके द्वारा घेरता था। इस तरह का ये कोई अंतर था जो कि काम आता था। और एक आपको पता है कि आपसे पूछ लीजिए पाशीव क्या होता है, तो पाशीव दुर्ग के अंदर, यानी मान लीजिए कि ये दुर्ग है, ये कोई दुर्ग है और इस दुर्ग पे यूँ चबूतरा बनाया जाता था, यूँ ऊपर की साइड 2-3 चबूतरे बनाए जाते थे जो कि रेत, पत्थर, मिट्टी अथवा कंकर से ऊपर बनाए जाते थे और ये आक्रमण करने के काम आते थे। तोपें वगैरह इस पे सेट कर दी जाती थी और सैनिक भी बहुत मात्रा में इस पे चढ़ जाते थे, तो इसको पाशीव या चबूतरा के नाम से जानते हैं। इसी तरह से एक शब्द आता है साबत, इसका प्रयोग अकबर ने भी किया था साबत का। ये चमड़े का एक चद्दर होती है, इस तरह से यूँ मान लीजिए ये होता है। यहाँ पर एक दुर्ग है, मान लीजिए यहाँ पे किसी का डेरा है, यानी डेरा डाल रखा है कोई सेना ने और इस दुर्ग में उन्हें प्रवेश करना है, यानी इस दुर्ग में उस सेना को जाना है। समझ में आई बात दोस्तों? तो ये सेना जैसे ही जाएगी कैसे, क्योंकि इस दुर्ग पर तो यहाँ सैनिक खड़े रहते हैं, यहाँ इस तरह से सैनिक जो हैं विद्यमान होते हैं, इसके पास तीर कमान वगैरह सब कुछ होते हैं। तो ये साबत क्या होता है कि मोटे जो चमड़ा होता है, चमड़े की खाल होती है, मोटा चमड़ा होता है मजबूत, उसकी खाल बना ली जाती है और इसको यूं तान लिया जाता है सैनिकों के द्वारा और इसके नीचे होकर के धीरे धीरे इस दुर्ग की तरफ पहुंचा जाता है, जिसे हम साबत के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के जो यंत्र हैं दुर्गों में काम आते हैं दोस्तों। तो ये आपकी जो रीट की परीक्षा है इसमें ज़्यादातर जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए मैं बहुत ही सीमित करवाने का प्रयास में रहता हूँ कि आपको अच्छा करवाया जाए, सीमित करवाया जाए। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो आप अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस से यूं ही जुड़े रहें। अगली क्लास तक के लिए मैं सुनील बादू आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।